बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम डिटेल से बात करेंगे शहीद अरशद शरीफ के मर्डर केस के ऊपर। और ये जो एफआईए ने रिपोर्ट वगैरह पब्लिश की है जो कि फैक्ट फाइंडिंग है, ये तमाम तर रिपोर्ट के हवाले से हम डिटेल में बात करेंगे। ये सारी की सारी रिपोर्ट मैंने डिटेल में पढ़ ली है। इस रिपोर्ट का एक एक पेज मैंने छान लिया है। तकरीबन 600 पेजेस की रिपोर्ट है। मैंने सारी रिपोर्ट डिटेल से बारीकी से पढ़ ली है। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग सी चीजें इस रिपोर्ट के हवाले से बता रहा हूँ। कुछ फैक्ट्स तो आप सबको पता होंगे शहीद अरशद शरीफ के मर्डर केस के हवाले से, और कुछ फैक्ट्स नहीं पता होंगे जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, जैसे ये रिपोर्ट में पढ़ रहा था स्टेप बाय स्टेप तकरीबन, तो मुझे अचानक से है ना, मतलब एक कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगा इस रिपोर्ट के अंदर। अब ये क्या एफआईए वालों ने खुद इस कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग बनाया इस रिपोर्ट के थ्रू, या उस कैरेक्टर का रोल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये कैरेक्टर है वकार की बीवी का मोरिन का। मोरिन का कैरेक्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे इस रिपोर्ट के अंदर। इसके ऊपर मैं डिटेल से बात करूंगा इस ऑडियो लॉग के अंदर कि ये किस तरह का कैरेक्टर है और ये इस सीन के अंदर क्या कर रहा है, और ये जो मोरिन कैरेक्टर है इसका आपके आईएसआई के सेक्टर कमांडर के साथ क्या कनेक्शन है जो कि आपका इस्लामाबाद के अंदर बैठा हुआ है। ये वो चीजें हैं जिसको मैं आपको हाईलाइट करके बताऊंगा। रिपोर्ट पढ़ने के दौरान, मतलब जैसे मैं ये रिपोर्ट पढ़ रहा था तो बार बार जब इसका नाम आ रहा था तो मेरे मुंह से निकल रहा था BITCH। अब इसको प्रोनाउंस कर लीजिएगा कि इसका मकसद क्या है, क्योंकि बार बार इसका जो रोल आ रहा था वो कुछ ऐसा ही आ रहा था। अब जी रिपोर्ट के अंदर इन्होंने 3 तरह से इस रिपोर्ट को डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले कुछ एक्टिविटीज पाकिस्तान के अंदर जो हुई हैं, उसके बाद कुछ एक्टिविटीज दुबई के अंदर जो हुई हैं, उसके बाद जो कुछ एक्टिविटीज हुई हैं कीनिया के अंदर। सो इन 3 हिस्सों के अंदर इस रिपोर्ट ने डिवाइड किया है। और ये जो रिपोर्ट है ये सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है कि यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा था। कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं की गई है प्रॉपरली। इन्वेस्टिगेशन का मयार अलग होता है और फैक्ट फाइंडिंग का मयार अलग होता है। मतलब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स वगैरह इकट्ठे करने के लिए इस रिपोर्ट को मुंतखब किया गया था और ये फैक्ट्स उन्होंने कलेक्ट कर लिए हैं। थोड़ा सा इस रिपोर्ट की मोटी मोटी चीजें बता दूं, उसके बाद मैं मोरिन के कैरेक्टर के ऊपर आता हूं कि ये क्या थी। कुछ चीजें जो इन रिपोर्टों ने कहा है कि अरशद शरीफ के ऊपर पाकिस्तान के अंदर FIR दर्ज हो रही थी, फैक्ट कर लिया है। उसके बाद अरशद शरीफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी खत लिखा, ये भी फैक्ट वगैरह कर लिए गए। उसके बाद ये लोग अरशद शरीफ की फैमिली से भी मिले, तमाम तर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स है उनकी फैमिली को सबमिट कराए, उनकी फैमिली का इंटेक वगैरह भी लिया, उनके कलीग्स रिलेटिव काशिफ अब्बासी ये सब के इंटेक्स वगैरह लिए गए, और भी बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू वगैरह लिया गया, किनका फोन के थ्रू इंटरव्यू लिया गया, किनका किसी और तरह से इंटरव्यू लिया गया। एट द एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली ये 3-4 चीजों के ऊपर आए हैं। सबसे पहले चीज ये आए कि जो कीनियन पुलिस का वर्जन है, जो कि हमें पता भी है, ये सारा का सारा बिल्कुल बकवास वर्जन है। अब कीनियन पुलिस ये कहती है कि हमें एक रिपोर्ट मिली 100 किलोमीटर दूर एक गाड़ी चोरी हुई है, जिसको हम यहाँ पर 100 किलोमीटर दूर ढूंढ रहे। वजह ये बता रहे कि यहाँ से कीनिया और तंजानिया का बॉर्डर लगता है और हम कोशिश कर रहे थे कि गाड़ी इस बॉर्डर की तरफ ना जाए। सो अरशद शरीफ की जो गाड़ी आ रही थी वो बॉर्डर से इस तरफ आ रही थी, बॉर्डर से बाहर नहीं जा रही थी। सो ये जो कीनियन पुलिस थी ये उल्टे डायरेक्शन में देख रही थी, पहली चीज। दूसरी चीज, जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वो मेन रोड को ब्लॉक करते तो ये छोटे छोटे जो सबब के रोड थे ये ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाते। यहाँ पर छोटे रोड के ऊपर ब्लॉक करना ये भी अजीब है। उसके बाद जो सबसे बड़ा ढकोसला इन कीनियन पुलिस वालों ने किया है वो ये किया है कि ये अपनी नॉर्मल स्क्वाड जो कि इनके 8 लोग होते उसकी जगह के ऊपर ये 4 लोग निकल आए। और दूसरी चीज, ये ट्रेनिंग वाले थे। ट्रेनिंग वालों का क्या काम है, यहाँ पर आकर पेट्रोलिंग वगैरह करना। सो पेट्रोलिंग में ये इनकी ड्यूटी भी नहीं हुआ करती थी, फिर भी ये लोग यहाँ पर आ गए। उसके बाद इन्होंने सड़कों के ऊपर कुछ पत्थर वगैरह जमा कर दिए और उसके बाद 2 बंदे नीचे छुप गए। एक ड्राइवर था वो गाड़ी के साथ बैठा रहा, गाड़ी की भी लाइट्स ऑफ करके रहा, और एक बंदा बीच में खड़ा रहा। मतलब इस तरह से ये चेक पोस्ट कर रहे हैं वीराने के अंदर, अंधेरे के अंदर, के किसी को भी पता ना चले। ये जिस तरह के टेक्टिकल मैन्यूवर्स वगैरह इन लोगों ने किए थे वो तो एम्बुश की तैयारी करके बैठे हुए थे। ये तो चेक पोस्ट का पैरामीटर्स वगैरह तो नहीं होते, ये तो एम्बुश की तैयारी थी। सो जो भी इन्होंने रिपोर्ट वगैरह दी है वो सारी की सारी बकवास है। इसके अलावा इन तमाम तर लोगों से मिले हैं ये हमारे FIA वाले, लेकिन उस बंदे से नहीं मिले जिसके बारे में बताया गया है कि जिसको गोली लगी है हाथ के अंदर। अच्छा, वो बंदा भी बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। वो कहता है कि मुझे हाथ में गोली लगी, उसके बाद मैंने MP4 जैसी राइफल को एक हाथ से उठाकर फायरिंग वगैरह की अरशद शरीफ के ऊपर। ये भी अजीब तमाशा है। उसके बाद FIA वालों ने पूछा कि आपके यहाँ के ऊपर इस मामले के हवाले से इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है। अच्छा, कुछ IPO वगैरह इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, उन्होंने कहा हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये काम नहीं है कि यहाँ पर किस तरह का मर्डर वगैरह हुआ है। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि यहाँ पर SOPs फॉलो किए गए या नहीं किए गए। उसके बाद पूछा गया कि क्या कीनियन पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, तो वो भी कह रहे कि वो नहीं करे। तो फिर पूछा गया कि इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है, इन चारों ऑफिसर्स के ऊपर। वो जी ये GSU का जो ट्रेनिंग यूनिट है ना, यहाँ पर अंदर ही एक फॉर्मल इंक्वायरी बिठाई गई है। मतलब केस को रफा दफा करने के चक्कर में अब ट्रेनिंग सेंटर की क्या कॉम्पिटेंसी है कि इनकी इंक्वायरी वगैरह की जाए। FIA वालों ने पूछा कि आपने इनके सेलफोन के रिकॉर्ड्स वगैरह कलेक्ट किए, तब भी कहा कि नहीं। एक्चुअली में इन चारों लोगों ने एक मिस्टर सेम्यू नाम का एक शख्स है जो कि GSU के अंदर कमांडेंट है, उनसे ये इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे। और मिस्टर सेम्यू किसके साथ
कांटेक्ट में था, ये चीजें मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। ये हो गया कीनिया पुलिस का वर्जन कि हम लोग बैठे हुए थे और हम चेक पॉइंट लगाए हुए बैठे हुए थे और हम व्हीकल्स की चेकिंग वगैरह कर रहे थे। कोई चेक पॉइंट वगैरह नहीं कर रहे थे, ये एम्बुश करके बैठे हुए थे और एम्बुश करके ही इन्होंने टारगेट किया है व्हीकल को। और जो गाड़ी चोरी हुई थी वो अपोजिट साइड में थी और ये एम्बुश दूसरी साइड के ऊपर करके बैठे हुए थे। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर एक बंदे को अपना फोन नंबर दिया जो कि यहाँ का लोकल ट्रेवलर था। उसे कहा कि तुम इस तरफ जा रहे हो, यहाँ से एक गाड़ी आएगी, अगर कोई गाड़ी आती हुई दिखे तो हमें मैसेज कर देना। अच्छा, लोकल बंदे को इन लोगों ने अपना सेल फोन नंबर भी दिया क्योंकि ये बेसिकली इंतजार ही कर रहे थे अरशद शरीफ शहीद की गाड़ी का, यहाँ पर गाड़ी आने के हवाले से कि अरशद शरीफ शहीद की गाड़ी यहाँ पर आएगी और हम इसे शूट करेंगे। इसके अलावा जब FIA वालों ने इनसे पूछा कि जब आपके बंदे को गोली लगी तो आपने पहले अरशद शरीफ की गाड़ी का पीछा क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि हमारे बंदे के हाथ में गोली लगी हुई थी, हमें उसकी ज्यादा परवाह थी। तो FIA वालों ने पूछा कि आप अपने बंदे को कौन सी हॉस्पिटल में लेकर गए, तो उन्होंने कहा कि वो फला फला हॉस्पिटल, उसका नाम वगैरह नहीं बताया। उसके बाद कहा कि हम इसको अपने ट्रेनिंग सेंटर के अंदर लेकर गए थे। अच्छा, यहाँ पर भी ये बंदे तकरीबन 1 घंटा अरशद शरीफ को शूट करने के बाद बैठे हुए थे और सारी की सारी एम्प्टीज होती है ना, जो गोलियों के खोल होते हैं, वो सारे के सारे उठाए फिर यहाँ से गए। अगर इनके बंदे को गोली लगी थी जिसकी वजह से इन्होंने अरशद शरीफ की गाड़ी का पीछा नहीं किया तो तब तक ये यहाँ पर खोल क्यों उठा रहे थे। अच्छा, जो इनको रिपोर्ट मिली थी जिसके मुताबिक गाड़ी चोरी हुई थी और अरशद शरीफ की गाड़ी यहाँ पर पहुंचने के हवाले से सिर्फ 1 घंटे का फर्क मिलता है। 1 घंटा पहले अगर ये लोग यहाँ पर आए होंगे, बैठे होंगे, तब जाकर चेक पोस्ट वगैरह का मकसद समझ में आता है। जो इनकी स्टोरी है कि गाड़ी चोरी को रोकने के लिए हम यहाँ पर आए थे, लेकिन यहाँ पर जितने बियर कैंस वगैरह मिलते हैं उसके मुताबिक ये लोग यहाँ पर 4 से 5 घंटे तक बैठे रहे। मतलब शूटिंग से 4 से 5 घंटे पहले बैठे हुए। मतलब जो गाड़ी की रिपोर्ट आ रही है कि गाड़ी चोरी हुई है, ये उससे 3 घंटे पहले यहाँ पर बैठे हुए थे अरशद शरीफ को शहीद करने के हवाले से। तो ये है कीनियन पुलिस के वर्जन का जो टोटल तोड़ है और इन तमाम तरह ऑफिसर्स के नाम वगैरह आ चुके हैं और इनके अंदर जितना भी तसाद वगैरह है वो सारा कुछ आ चुका है। लेकिन कीनिया के अंदर कोई भी इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं बिठाई हुई। कीनियन पुलिस, कीनियन अथॉरिटी, कीनियन गवर्नमेंट सारा का सारा ड्रामा कर रही है इस मामले के हवाले से। इसके बाद आते हैं आप वकार के ऊपर। वकार जिसको विक्की विक्की भी कहते हैं आमतौर के ऊपर, उसके करीबी दोस्त। अब वकार की 2 शादियां हैं। एक शादी इसकी है पाकिस्तान के अंदर जहां पर उसके बच्चे वगैरह भी हैं। एक शादी है उसने की है कीनिया के अंदर और जहां पर उस बीवी से उसकी कोई औलाद वगैरह नहीं है। अब वकार की जितनी भी स्टेटमेंट आ रही है ना, उसके अंदर बड़ा तसाद है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो भी शूटिंग इंसिडेंट वगैरह बताया जाता है ये सब चीजें जस्टिफाई कर लेता है। मतलब 6 बुलेट AK-47 से चली तो 4 बुलेट दूसरी MP4 राइफल से चली, ये सब कुछ जस्टिफाई हो जाता है। लेकिन एक बुलेट जो कि अरशद शरीफ शहीद की पीठ में लगी हुई है वो जस्टिफाई नहीं होती, क्योंकि अगर ये बुलेट अरशद शरीफ शहीद को गाड़ी के थ्रू लगती तो गाड़ी की सीट के अंदर भी जानी चाहिए थी। ये बुलेट गाड़ी की पिछली विंडो के ऊपर निशान है, लेकिन उस बुलेट का निशान गाड़ी की सीट के ऊपर नहीं है। सो ये बताता है कि ये बुलेट गाड़ी के अंदर से नहीं लगी है। ये वो चीजें हैं जो इस पूरी स्टोरी को चैलेंज वगैरह करती है। अच्छा, वकार से जितनी भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह की गई है, वकार बार बार कह रहा था मैं अपने वकील और मोरिन से पूछकर बताऊंगा, ये चीज नहीं दूंगा, मोरिन से पूछ लूंगा, ये नहीं बता सकता, मोरिन से पूछ लूं। बार बार अपनी बीवी का नाम ले रहा था, वकील का भी ज्यादा नाम नहीं ले रहा था। और वकार वो शख्स है जो आपके ISI सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद, जिसे हनी ट्रैप मास्टर कहता है, मेजर अदिल राज, इससे कांटेक्ट के अंदर था। वकार पूरा का पूरा इस बंदे के साथ कांटेक्ट के अंदर बैठा हुआ था। अब वकार किस तरह से कांटेक्ट के अंदर था ये भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। उसके बाद जब पुलिस वाले कहते हैं कि अरशद शरीफ की जितनी भी चीजें थी तो वो तुम्हें पुलिस वाले देकर गए थे, तो तुमने उनका क्या किया? इसने इंटेलिजेंस एजेंसी को दे दिया कीनिया की, और कीनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी का इस केस से कुछ भी लेना देना नहीं है। अच्छा, फिर उस इंटेलिजेंस एजेंसी से किससे सामान कलेक्ट किया? आपकी ISI ने। इसके अलावा एक USB थी जो कि वकार ने पहले FIA को कहा कि मेरे पास नहीं है, बाद में वो USB जाकर कराची के अंदर वकार की बीवी के हाथों से निकलती है। अब ये भी बड़ी हैरान कुन चीज होती है कि ये USB जाकर कराची के अंदर से कैसे निकलती है, जब वकार कह रहा था कि ये USB मेरे पास नहीं है। टोटल अरशद शरीफ के पास 4 USBs हुआ करती थी। उसके बाद उसका भाई खुरम आता है। खुरम मतलब एक समझ लीजिए ऐसे पोर्ट्रे किया गया है कि एक डरा हुआ बच्चा है जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो अपने भाई वकार से जो कुछ भी बता रहा है उसका भाई वकार उसके मुताबिक भी वो स्टेटमेंट वगैरह दे रहा है। अब खुरम का कहना यह है कि जैसे ये शूटिंग वगैरह हुई तो मुझे लगा लोकल बैंडिट्स वगैरह होंगे, इन्होंने शूटिंग की है, मैंने गाड़ी भगा दी। मुझे नहीं पता था कि अरशद शरीफ शहीद को गोली वगैरह लग चुकी है। मैंने अपने भाई को फोन करके बता दिया कि हम पर फायरिंग हुई है और अरशद शरीफ रेस्पॉन्ड नहीं करा। जिसके बाद मैं एक दूसरा फार्म हाउस था उसके अंदर चला गया। उसके बाद मैंने उस फार्म हाउस के अंदर छुप गया और मुझे डर लग रहा था कि लोग मुझे मारने आ रहे हैं। सो ये वो खुरम की स्टेटमेंट है और खुरम को जाकर उसके भाई वकार ने निकाला और उसके बाद वकार ने ये सारा कुछ मामला हैंडल किया। अब ये वो स्टेटमेंट है जिनके ऊपर ये दोनों एग्री करते हैं। अब यहाँ पर जितनी भी स्टेटमेंट दे दी जाए इसके अंदर 2-3 चीजों की कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तो ये जो शूटिंग वाला मामला बताया जा रहा है इसके मुताबिक ये जो बुलेट
बुलेट लगी है अरशद शरीफ को, ये जस्टिफाई नहीं होती। दूसरी चीज, जो हेडशॉट लगा है उसके मुताबिक जो ड्राइवर की सीट है उसके ऊपर भी खून वगैरह होना चाहिए, लेकिन वहां पर खून वगैरह नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर तस्वीरें ली गई हैं वगैरह वगैरह बताया गया। ये भी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर चीजें कैसे हो रही हैं। मतलब इस स्टोरी के अंदर बहुत ज्यादा झोल है। अगर इस स्टोरी को हमने अनकवर करना है तो सबसे पहले हमने जीएसयू यूनिट, जिनके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, इन चारों पुलिस वालों को कस्टडी में लेना पड़ेगा और इनके जो कमांडर थे मिस्टर सैम, जो कि ऑफिस के अंदर बैठे हुए थे, उनको कस्टडी में लेना पड़ेगा। इनके ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, ये मैं आपको बता दूं। एफआईए वालों ने इनसे सवाल पूछने की कोशिश की तो ये भाग गए थे और उसके बाद कीनिया के अंदर से भी इनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं हो रही। अब बात है इस स्टोरी के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। अब मुझे नहीं पता कि ये रिपोर्ट इस कैरेक्टर को ऐसे प्रेजेंट करना चाहती है या ये कैरेक्टर ही ऐसा है जो इस रिपोर्ट में एग्जैक्टली लिखा गया है। अब ये कैरेक्टर है वकार की बीवी मोरिन का कैरेक्टर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर है। अब ये वकार की बीवी जो मोरिन है, ये कीनियन नेशनलिस्ट है और कीनिया की रहने वाली है, लेकिन इसकी जो ओरिजिन है वो होती है इटली से। मतलब ये एक मिक्स रेस है कीनियन और इटली के हवाले से, पर मेजोरिटी ऑफ द टाइम इसकी जो रेस ट्रेस की जा सकती है वो इटली से है। सो ये कीनियन की नेटिव वगैरह तो दिखती नहीं है, लेकिन ये है इटली की और ये बीवी है वकार की, जो वकार के मुताबिक इसने 4 साल पहले शादी की थी और ये इसके साथ रह रही है। अब आयरनी की बात ये है कि 4 साल वकार के साथ रहने के बावजूद ये प्रेग्नेंट नहीं है, इसका कोई औलाद वगैरह नहीं है, जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान कुन बात है। और उसके बाद जब एफआईए वालों ने इससे बात करने की कोशिश की तो बार बार ये एफआईए वालों को ऐसे देख रही थी जैसे बड़ी शार्प हो, बहुत ज्यादा शार्प हो। मतलब हाईली इंटेलिजेंट शार्प बंदा नहीं होता जिससे देख के आपको लगता है कि किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का इससे ताल्लुक होगा। ये बंदा ऐसा आम नहीं हो सकता, इसका किसी ना किसी और जगह पर ताल्लुक जरूर होगा। सो ये बंदी बिल्कुल ऐसे ही थी। जब वकार ने प्रॉमिस किया एफआईए वालों को कि मैं आपको सारी की सारी सीसीटीवी फुटेजेस दे दूंगा, तो इस बंदी ने वकार को मना किया कि आपने फुटेजेस वगैरह नहीं देनी। जब वकार ने प्रॉमिस किया एफआईए वालों को कि मैं अपने फोन मैसेजेस वगैरह दे दूंगा, तो इस बंदी ने मना किया कि आपने अपने मैसेजेस वगैरह इनको नहीं देने, अपनी सेलफोन वगैरह एफआईए वालों को नहीं देनी। इसके अलावा इस बंदी ने और कुछ भी किया है, अब वो बताता हूँ क्या किया है। जब एफआईए वालों ने इससे इन्वेस्टिगेशन की तो इसने पता है कुछ ऐसे तरह से खुद को प्रेजेंट करने की कोशिश की कि इसके ताल्लुकात बहुत अच्छे हों अरशद शरीफ के साथ। मतलब अरशद और ये बडीज थे, बडीज मतलब बहुत ज्यादा क्लोज थे। ये जो ताल्लुकात प्रेजेंट करने की कोशिश की है ना, ये बताता है कि ये कितनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंट है। ये हाईली ट्रेंड इंटेलिजेंस एजेंट है। मुझे 2-3 स्टेटमेंट के अंदर इसके ऊपर शक हो चुका था, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा था कि स्टोरी को डिटेल से पढ़ लूं। अल्टीमेटली एफआईए वालों ने भी यही कंक्लूजन निकाला है कि ये लड़की किसी ना किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करती है, क्योंकि इसका कैलिबर और बैकग्राउंड सपोर्ट ही नहीं कर सकता जितनी शार्पनेस इसने दिखाई है। अगर एक ट्राइब्समैन की बेटी हो जो कि ये बताती है कि मैं एक कबीले के सरदार की बेटी हूं, अगर ये एक कबीले के सरदार की बेटी हो तो इतनी शार्प इंटेलिजेंस इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एफआईए वालों ने पूछा कि आप अरशद को कैसे जानती है, तो इसने पता है फौरन से जवाब दिया कि मैं और अरशद बहुत ज्यादा मिला करते थे। अब अरशद और तुम क्यों मिला करते थे, ये सवाल के ऊपर इसने क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया। इसके बाद इसने फौरन से जवाब दिया कि अरशद को मैं सिगरेट लाने के लिए बोलती थी और अरशद मेरे लिए सिगरेट लेकर आता था। मतलब ये चाहती थी कि अरशद और मेरा कुछ कनेक्शन दिखाया जाए इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर। या तो ये एफआईए के ऑफिसर्स चाहते हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर अरशद के कैरेक्टर को मलाइन किया जा सके। उसके बाद जब अरशद के अपार्टमेंट को विजिट वगैरह किया गया तब वहां पर इस खातून के कपड़े वगैरह मिले जो कि अरशद के वॉशरूम में थे। अब वकार से पूछा गया कि ये खातून के कपड़े किसके हैं, तो वकार ने कहा कि ये मेरी बीवी के कपड़े हैं। तो ये कपड़े अरशद के रूम के अंदर क्या कर रहे थे, तो वकार ने कहा कि ये शायद आ गए होंगे ऐसे वगैरह। मतलब वकार भी बहुत ही ज्यादा सप्रेस लग रहा था इस बंदी से। मतलब जब भी वकार स्टेटमेंट देता तो वो कहता कि मेरी बीवी से पूछते हैं, फिर वो जो बीवी बोलती फिर वकार बोलता। मतलब वकार हेवीली इन्फ्लुएंस था अपनी बीवी मोरिन के अंदर में। उसके बाद इस बीवी का कुछ किरदार इतना भी सीधा नहीं है। ये बीवी शार्प शूटर है। अब इस बीवी के पास गोल्ड मेडल्स हैं। ये पूरी दुनिया के अंदर शार्प शूटिंग में एक्सपर्ट रह चुकी है, हाईली ट्रेंड है और कॉम्बैट ट्रेंड सोल्जर्स को ट्रेन कर रही है। जो वकार का एम्यूनेशन डंप है वो भी इसी बंदी ने सेटअप किया हुआ है और वकार इसे आमतौर के ऊपर जब भी ट्रेनिंग सेंटर लेकर जाता था तो इसे अपनी बीवी कहकर नहीं मुतारिफ करवाता था, बल्कि ये कहता था कि ये ट्रेनर है और ये इन सबको ट्रेन करती है। और इस बंदी के अंदर जो शार्प इंटेलेक्ट है, जो इसका फिजिक है, जो इसका एटीट्यूड है और जिस तरह से ये बात करती है, ये सीधी सीधी बात बताती है कि ये किसी ना किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करती है। अब ये किस इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करती है, क्योंकि वकार भी इससे थोड़ा सा सप्रेस था। वकार ने यहां तक कह दिया कि आप लोग मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। मतलब अपनी बीवी और वकील की इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं बोल सकता। मतलब वकार डायरेक्टली कहना चाहता था कि यार मेरी बीवी को पकड़ो, इसने बहुत कुछ किया हुआ है, इसको बहुत कुछ पता है। अब यहाँ पर एक और चीज बताता हूँ। ये जो अरशद शरीफ की बीवी है जवेरिया, इसको अरशद शरीफ की डेथ से पहले इसी वकार की बीवी मोरिन ने कुछ तस्वीरें भेजी थी जिसमें
जिसमें अरशद शरीफ खाना खा रहा है, जो कि बारबेक्यू पार्टी की गई थी वहां पर जहां पर अरशद को लाया गया था। अब यहाँ पर एक और चीज बताता हूँ, ये जो तस्वीरें भेजी गई थी जवेरिया को, वो क्लियर तस्वीरें नहीं थी, ब्लर्ड तस्वीरें थी। ये चीज पॉइंट आउट करती है कि इस बंदी का कैरेक्टर कितना ढीला है। मैंने 3 से 4 चीजें आपको बता दी। एक तो ये बंदी पहले दिन से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को ऐसे ताड़ रही थी कि उनको इंटेरोगेट कर रही हो, बजाय के इन्वेस्टिगेशन इसको इंटेरोगेट करते, ये इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स को इंटेरोगेट कर रही थी। शार्प इंटेलेक्ट था इस बंदी के अंदर। दूसरी चीज ये कि ये वकार को बार बार गाइड कर रही थी कि ये कहना है, ये नहीं करना। तीसरी चीज, इस खातून का बैकग्राउंड बड़ा ही कंफ्यूज किस्म का है, क्योंकि ये शार्प शूटर भी है, ये ट्रेंड भी है, मुझे तो ट्रेंड असेसन भी लगती है। उसके बाद इसकी ओरिजिन कीनिया की नहीं है, इटली की है, और इटली का इस्लामाबाद से क्या कनेक्शन है मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसके बाद इस औरत ने ये शो करने की कोशिश की कि अरशद का और इसका बहुत गहरा ताल्लुकात था, जो कि मतलब एक तरह से अलग तरफ इस केस को ले जाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद इस औरत ने जवेरिया को, जो कि अरशद की बीवी है, उसको वो तस्वीरें भेजी जो कि ज्यादा ब्लर थी, जिसमें अरशद खाना खा रहा था पर जिसमें अरशद विजिबल नहीं था, और उसी नाइट की भेजी जिस नाइट को अरशद की डेथ होती है। ये बताता है कि ये लोग ये प्रूव करना चाहती थी ये खातून कि अरशद बारबेक्यू के पार्टी के टाइम के ऊपर ठीक था, इनके साथ था, बिल्कुल खाना खा रहा था, और उसके बाद जाकर ये पुलिस की स्टोरी कंफर्म वगैरह हो जाए। ये सारा का सारा मुझे है ना सेटअप लग रहा है। मुझे सेटअप ऐसे लग रहा है कुछ नहीं होती है विचेस, डायने नहीं होती है जो पहले सारा का सारा ट्रैप बिछाती हैं, उसके अंदर फंसाती हैं, फिर लोगों को मारना शुरू करती हैं। ये जो बंदी है इसके पास बहुत कुछ है बताने को। अब मैं आपको बताता हूं कि ब्रिगेडियर फहीम जो है आपका इस्लामाबाद का सेक्टर कमांडर, और इसका और इटली का क्या कनेक्शन है। आप सबको पता है कि इसको हनी ट्रैप मास्टर कहा जाता है। हनी ट्रैप मास्टर का मकसद ये होता है कि इंटेलिजेंस निकलवाने के लिए ये लड़कियों का इस्तेमाल करता है, और इटली के अंदर से बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़कियां रिक्रूट भी की जाती हैं फॉर इंटेलिजेंस पर्पजेस। मुसाद करती आ रही है, मुसाद यहाँ से लड़कियां लेकर पूरी दुनिया के अंदर जाती है और फिर इंटेलिजेंस नेटवर्क वगैरह चलाती है। हनी ट्रैप मास्टर ने भी यही कोशिश की होगी। सो मुझे जो कनेक्शन लग रहा है ना, ये मोरिन का और ISI के सेक्टर कमांडर का बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन लग रहा है। उसके अलावा मुझे जो कनेक्शन लग रहा है कि ये जो वकार है इसकी शादी वगैरह नहीं हुई है मोरिन के साथ, मे बी गर्लफ्रेंड हो, मे बी पार्टनर हो, कुछ भी हो, लेकिन ये मुझे कनेक्शन वगैरह लग रहा है कि ये जो बंदी है ये किसी ना किसी तरह से ISI के सेक्टर कमांडर के साथ मिली हुई है इस्लामाबाद के अंदर, और इसी वजह से ये सारा का सारा गेम हुआ है। हो सकता हो वकार का, खुरम का, इन तमाम तर लोगों का इस मामले के अंदर कुछ भी ना जाए, लेकिन इस बंदी का बहुत कुछ है। जिस तरह का इंटेलेक्ट इसने दिखाया, जिस तरह की चीजें इसने कन्विंस करने की कोशिश की है, और जो इस बंदी का बैकग्राउंड है, जो शार्प शूटर है, इंटेलिजेंट है, ये एक नॉर्मल कीनियन खातून का बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये बैकग्राउंड किसी भी हाई प्रोफाइल इंटेलिजेंस बंदे का हो सकता है, इंटेलिजेंस ऑपरेटिव का हो सकता है, एक नॉर्मल खातून का कभी भी नहीं हो सकता। अब अगर ये बात सच है तो मैं आपको पहले भी बता चुका था कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की हेड है बर्तानिया की, वो कीनिया के अंदर एम्बेसडर लगी बैठी है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये हंटिंग जोन होता है इंटेलिजेंस एजेंसी का अफ्रीकन नेशंस, और मैं ये भी बता चुका हूं कि ये यहाँ पर बहुत ज्यादा लड़कियां भी होती हैं जो कि हाईली ट्रेंड असेसन होती हैं, जो कि इस्तेमाल होती हैं इन तमाम तर कामों के अंदर। सो ये जो मोरिन खातून है ना, इसका भी कैरेक्टर बड़ा डूबियस है, इसको भी इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। पर बहरहाल ये बात कंफर्म हो चुकी है कि ये बीवी वगैरह नहीं है वकार की, ये इंटेलिजेंस एजेंसी की एजेंट है। अब ये किस इंटेलिजेंस एजेंसी की एजेंट है, पाकिस्तानी की है या बर्तानिया की है या कीनियन इंटेलिजेंस की एजेंट है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ओवरऑल पिक्चर तो बहुत ज्यादा क्लियर हो चुकी है, लेकिन केस का डायरेक्शन सिर्फ इस तरफ लेकर जाने की कोशिश की जा रही है कि मामला कीनिया के अंदर हुआ है, कीनिया के अंदर इसे खत्म कर दिया जाए, कीनियन अथॉरिटीज कोऑपरेट नहीं करेंगी, फिर मामले को खत्म कर दिया जाए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कीनिया से नहीं होनी चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन ISI से होनी चाहिए, जनरल बाजवा से होनी चाहिए, मेजर जनरल फैसल नासिर से होनी चाहिए, डायरेक्टर जनरल नदीम अंजुम से होनी चाहिए, इन ऑफिसर से इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ब्रिगेडियर फहीम से होनी चाहिए। कीनिया की अथॉरिटी अगर कोऑपरेट नहीं करेगी तो क्या केस को बंद कर देंगे? इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ISI से। बहरहाल अब तो ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी, इसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन भी होगी। इन्वेस्टिगेशन के अंदर देखते हैं कि यहाँ पर क्या साबित करने की कोशिश की जाती है। बाकी मैं ये जो बता दूं आपको, ये जो इमरान रियाज कह रहा है कि अरशद शरीफ को ऑनर किलिंग का केस दिखाने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली में ये जो बंदी है ये डायरेक्टली हम सबको समझ में आ रहा है कि ये इंटेलिजेंस एजेंसी की बंदी है। अब किस इंटेलिजेंस एजेंसी की बंदी है ये मोरिन, ये हमने देखना है। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।